हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे 26 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर होते हैं हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अपने इस वीडियो क्लास में चर्चा करते हैं। और आज अपने इस वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 26 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके पहले आपको देखा जाए, अभी कुछ समय पहले आपको 25 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिले थे और 7:30 बजे देखा जाए तो ये 26 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस वीडियो की क्लास पीडीएफ क्लास सीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी और साथ ही साथ में देखा जाए जो एमसीक्यू टेस्ट होगा उसको आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहली खबर देखा जाए तो मैसूर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय मंथन स्टार्ट हुआ है। यहां पर देखा जाए 24 अगस्त 2026 को मैसूर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के द्वारा किया गया था। सम्मेलन में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, डिजिटल दस्तावेजीकरण और बहुभाषी शिक्षा पर चर्चा आयोजित की गई। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये जो आयोजन था, इसको आयोजन को आपको याद रखना है कि जो जनजातीय भाषा संग्रहालय और डिजिटल भविष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था। इसका आयोजन मैसूरू कर्नाटक में किया गया था और कब से कब तक, तो 24 से 26 अगस्त 2026 के बीच इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, आदिवाड़ी वंश के उन्नत संस्करण में 5 नई जनजातीय भाषाएं जोड़ी गई हैं। यहां पर देखा जाए iOS ऐप और ट्राइबॉट शुरू किया गया है। इसी देखा जाए जो आयोजन किया गया था, इसी आयोजन के दौरान क्या हुआ कि आदिवाड़ी मंच के उन्नत संस्करण में 5 नई जनजातीय भाषाएं भी जोड़ी गई, साथ ही साथ iOS ऐप और ट्राइबॉट भी शुरू किया गया। देश में 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 का उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, यानी कि देखा जाए जो 11 राज्य हैं, 10 राज्य हैं, उनमें 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं प्रमुख जनजातीय समूहों से, उनका म्यूजियम स्थापित किया जाएगा उन स्वतंत्रता सेनानियों का, और उनमें से देखा जाए 4 का उद्घाटन भी हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बात करें तो एनएसजी के पहले महिला कमांडो कोर्स से सुरक्षा बलों का नया अध्याय बात की जाए तो पहले महिला कमांडो कोर्स स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, एनएसजी के द्वारा। यहां पर बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 24 अगस्त 2026 को मानेसर में भारत का पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया है। ठीक है, भारत का पहला कमांडो कन्वर्जन कोर्स किसके द्वारा, एनएसजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बात करें तो 12 सप्ताह के इस आवासीय पाठ्यक्रम में आतंकवाद रोधी अभियान, हथियार संचालन, निशानेबाजी और बंधक मुक्ति का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पहले बैच में राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी की 25 महिला कांस्टेबल सम्मिलित है। यहां पर देखा जाए इस पाठ्यक्रम का विषय क्या है, इस पाठ्यक्रम का विषय है शी हु डेयर्स लीड्स। ठीक है, शी हु डेयर्स लीड्स इस पाठ्यक्रम का विषय रखा गया है, जो महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर सख्त संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, यह याद रखना है कि 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे चर्चा करें, सम्मेलन में 850 से अधिक प्रतिभागियों ने आतंकवाद रोधी, साइबर अपराध, मादक पदार्थ नियंत्रण और सूचना युद्ध पर चर्चाएं भी आयोजित की। यहां पर देखा जाए सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण, बहु एजेंसी समन्वय और मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर भी दिया जाएगा इसी दौरान। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो डीआरडीओ मिसाइल तकनीकी अब भारतीय उद्योगों के हाथ में गई है। यानी कि जो डीआरडीओ की मिसाइल तकनीकी निर्माण था, अब जो भारतीय उद्योग है ना, उनके पास ये तकनीकी ट्रांसफर की जाएगी और वहां पर भी इनको निर्मित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीकी भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मिसाइल प्रणालियों को प्रयोगशाला स्तर से औद्योगिक उत्पादन तक पहुंचाकर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना है। बात करें तो भारतीय कंपनियां निर्धारित योग्यता और प्रमाणन पूरा करने के बाद इन प्रणालियों का उत्पादन जो है वो कर सकेंगी, जिससे आयात निर्भरता घटेगी। बात करें तो इस पहल से एमएसएमई को पुर्जे, उप प्रणालियों, निर्माण, परीक्षण और रखरखाव में भागीदारी के अवसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूशन में 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक के
21 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें तो पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में 5 महिलाएं और प्रौद्योगिकी संस्थानों के 6 शिक्षक सम्मिलित हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो 12 शिक्षक केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों, 5 राज्यों विश्वविद्यालय और 4 पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयनित किए गए हैं। चयन में शिक्षण प्रभावशीलता, अनुसंधान, नवाचार, आउटरीच और संकाय विकास जैसे मानकों को आधार बनाया गया है। और इस प्रकार देखा जाए तो 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 21 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखें, सऊदी अरब ने बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत की है। यहां पर देखा जाए जो बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सऊदी अरब के द्वारा की गई है। बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का मुख्यालय रियाद में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य लाल सागर, बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है। यहां पर देखा जाए इस गठबंधन में सऊदी अरब सहित 14 देश सम्मिलित हैं तथा पहली बैठक 40 से अधिक देशों तथा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बात की जाए तो इसमें संयुक्त कमांड एंड कंट्रोल केंद्र तथा संयुक्त समुद्री संचालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्री हमलों से निपटना, खुफिया समन्वय को बढ़ावा देना एवं सऊदी अरब की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। जैसा आप जानते हैं कि ईरान आए दिन अटैक करता रहता है, तो ऐसे में देखा जाए जो सऊदी अरब है उसकी जो ऊर्जा सुरक्षा उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ देखा जाए तो बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी की जो सुरक्षा है उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ये बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत की गई है। किसके नेतृत्व में? सऊदी अरब के नेतृत्व में। चलिए आगे देखते हैं, नोएडा में 600 टन प्रतिदिन क्षमता का कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यहां पर बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर है 145 में प्रतिदिन 600 टन कचरे के निस्तारण के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। संयंत्र से रोजाना करीब 16,000 किलोग्राम सीबीजी और 100 टन जैविक खाद तैयार किया जाएगा। यहां पर बात करें इस परियोजना के लिए करीब 12 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और कचरा प्राथमिक संग्रहण केंद्रों के संयंत्र तक पहुंचाया भी जाएगा। परियोजना से कचरे के ढेर और खुले के कूड़े जलाने वाले जो प्रदूषण होते हैं वो कम होंगे तथा करीब 30% कार्बन क्रेडिट मिलने की उम्मीद भी है। यानी कि जो 30% कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा, साथ ही साथ जो कचरा है उसका निस्तारण भी किया जाएगा। और इसके लिए देखा जाए नोएडा में 600 टन प्रतिदिन कचरे के निस्तारण के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो रक्षा खरीद में भारत की विदेशी निर्भरता घटकर 12% हो गई है। यहां पर बात करें तो भारत की जो रक्षा खरीद थी इसमें जो विदेशी हिस्सेदारी थी वित्त वर्ष 2020 में 42% थी और वित्त वर्ष 2026 में ये घटकर कितना रह गया है? ये 30% घट गया है, अब केवल 12% रहा है। ये मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बात करें तो छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 405 रणनीतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है जिनकी अनुमानित कारोबारी मूल्य जो है कितना है? लगभग 3070 करोड़ रुपए है। यानी कि 3070 करोड़ रुपए की लगभग 405 रणनीतिक वस्तुएं यहां पर छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल की गई हैं, जिनको अब भारत में ही निर्मित किया जाएगा, मेड इन इंडिया उनको तैयार किया जाएगा। बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में पूंजीगत अधिग्रहण बजट का लगभग 80% घरेलू स्रोतों से खरीद कर निर्धारित किया गया। यहां पर देखें तो भारत की रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है और भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। यानी कि जो भारतीय रक्षा उत्पाद है वो अब 80 से अधिक देशों में पहुंच गए हैं, जहां पर 2020 में हमारी निर्भरता 42% थी। यानी कि जो रक्षा उत्पाद था उस रक्षा उत्पाद का 42% हिस्सा जो होता था हम बाहर से आयात करते थे, अब आयात घटकर कितना रह गया है? 12% रह गया है। 12% रह गया 2026 में। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा पर $1,03,265 शुल्क का प्रस्ताव दिया है। बात करें तो अमेरिकी प्रशासन ने नए H1B वीजा पर $1,03,265 रुपए की स्थायी बनाने का प्रस्ताव नियम जारी किया है। यहाँ पर बात करें तो H1B कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 65,000 वीजा तथा उन्नत डिग्रीधारियों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा उपलब्ध होते हैं। प्रस्ताव पर 30 दिन सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि होगी और वर्ष के अंत तक नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो प्रस्तावित शुल्क सामान्यतः लगने वाले लगभग 2,000 से $5,000 शुल्क की तुलना में बहुत अधिक है और भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव भी डाल सकता है। यानी कि देखा जाए अभी तक क्या होता था, जो H1B वीजा होता था उसमें 2,000 से $5,000 ही खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब देखा जाए इसका जो मूल्य है वो बढ़ा दिया गया है
डॉलर, कितने डॉलर खर्च करने होंगे? $1,03,265 खर्च करना होगा, तब जाके आपको H1B वीजा मिलेगा, जिससे आप चाहे जाकर वहां पर कार्य करना चाहते हैं तो कार्य करें, या फिर आप कोई उन्नत डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। चलिए अगली खबर देखा जाए, अजीत डोभाल और वांग ई के बीच में विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित की गई। बात करें तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री हैं वांग ई, इनके बीच में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में भारत चीन सीमा विवाद के समाधान और विवाद रहित क्षेत्रों में समझौते की संभावनाओं पर चर्चा प्रमुख रही। दोनों देशों के बीच में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 2003 से चली आ रही है और पिछले वर्ष विशेषज्ञ समूह बनाने पर भी सहमति आयोजित की गई थी। बात करें तो संभावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान शी जिनपिंग का भारत यात्रा से पहले यह वार्ता द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि यहां पर जो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित किया जाने वाला है, उसमें अनुमान है कि शी जिनपिंग भारत आएंगे और उस यात्रा से पहले ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत जो भारत और चीन संबंध है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। चलिए आगे देखते हैं, मल्हार 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यहां पर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा नई दिल्ली में मल्हार 2026 का उद्घाटन किया गया। यह देखा जाए तो यह कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। इसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य से जुड़ी प्रतियोगिताओं और प्रस्तुतियों में युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। मल्हार राग वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है और इसे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन से संबंधित माना जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो तानसेन थे, कहा जाता है जब मल्हार राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, और ये जो मल्हार राग है ये वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है और वर्षा ऋतु से जुड़ा होने के साथ साथ में इनका संबंध तानसेन से बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अभिनेत्री है शौकरा जानकी। ठीक है, शौकार जानकी, यहां पर देखा जाए जो शौकार जानकी है इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वरिष्ठ अभिनेत्री शौकार जानकी का 94 वर्ष की आयु में चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया। उनका जन्म 12 दिसंबर 1931 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था और उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय तक अभिनय किया। यहाँ पर बात की जाए, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी फिल्मों में विविध भूमिकाओं में नजर आई हैं। साथ ही साथ 2022 में कला क्षेत्र में योगदान के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। और जो भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उनका निधन हुआ हो तो वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि आदिवाड़ी मंच के उन्नत संस्करण में कितनी जनजातीय भाषाएं जोड़ी गई हैं? जो आदिवाड़ी मंच है इसका जो उन्नत संस्करण है उसमें कितनी जनजातीय भाषाएं जोड़ी गई हैं? 3, 4, 5 या 6? क्वेश्चन नंबर 2 है, एनएसजी के पहले महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स की अवधि कितने वर्ष की है? 8 सप्ताह की है, 10 सप्ताह की है, 12 सप्ताह की है या 16 सप्ताह की है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्टर 145 नोएडा में प्रस्तावित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की प्रतिदिन कचरा निस्तारण क्षमता कितनी होगी? 300 टन, 400 टन, 600 टन या 800 टन? और चौथा सवाल है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की रक्षा खरीद में विदेशी हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत रह गई है? 8% रह गई है, 12%, 18% या फिर 22%? और अंतिम सवाल है, शौकार जानकी को कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में? ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे इस करंट अफेयर सीरीज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था 26 अगस्त 2026 के। तो 26 अगस्त 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया और आपको 25 अगस्त का वीडियो पहले ही मिल चुका है। ये 26 अगस्त का वीडियो है और इसकी जो क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहां से मिल जाएगी क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी। साथ ही साथ जो एमसीक्यू टेस्ट होगा वो ऐप पर जाकर कल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।